नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से हम रोज सुबह एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उसके बारे में डिस्कशन होता है, कौन कौन से एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं, कौन से पूछे गए हैं, सब चीज़ों के बारे में जो है वो हमारे पास में डिस्कशन होता है। रोज सुबह 7 बजे क्लास आती है ताकि सुबह सुबह जो है वो आपको इतना नॉलेज मिल जाए कि बाकी पूरा दिन जो है बहुत अच्छे से जो है वो निकल सके। इसी कड़ी में जो है वो हमारे पास में आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। और जो हम टॉपिक लेते हैं दोस्तों, उसके दो रास्ते हैं हमारे पास में, जैसा कि मैं ऑलरेडी जो है वो काफी बार जिक्र कर भी चुका हूं। एक तो मैंने क्या हुआ है कि अब तक जितने भी नोट सेट हुए हैं, नोट सेट फर्स्ट से लेके नोट सेट 8 तक जो है वो हमने सब चीजों का जो है वो कंक्लूजन किया है। साथ के साथ जो अदर एग्जाम है लाइक पीजीआई हुआ, देन उसके बाद सीएचओ हुआ, ठीक है ना, इन सब चीज़ों से जो है वो क्वेश्चन पेपर जो है वो बना के देखे हैं कि कौन से टॉपिक से जो है वो कितने टाइप के क्वेश्चन निकल के आते हैं। और पूरे जो है वो मैंने 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो है वो लिस्ट बनाई है। वो लिस्ट सभी बच्चों के पास में होगी, जिनके पास में नहीं है वो या तो मुझे यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे जो है वो मैसेज भेज सकते हैं, या फिर जो हमारा ऑफिशियल नंबर है वहाँ पे आप टेक्स्ट कर सकते हो, वहाँ से मंगा सकते हैं। 200 इंपॉर्टेंट मोस्ट जो टॉपिक हैं उनकी मैंने पीडीएफ बना रखी है, वो सभी के लिए जो है वो अवेलेबल है। आप वहाँ पे से जो है वो कलेक्ट कर सकते हो। उससे बाहर जो है वो क्वेश्चन नए के बराबर आते हैं, यानी कि 98-99% सिलेबस जो है वो हमारे पास में 200 इंपॉर्टेंट मोस्ट टॉपिक से जो है वो आ जाता है। तो टॉपिक हम सेलेक्ट करते हैं, पहला तो 200 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहां से। दूसरा जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वहां से हम ले लेते हैं कि आजकल इनसे ज्यादा जो है वो क्वेश्चन आते हैं। और सेकेंड वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि और हम टॉपिक कैसे लेते हैं, तो उसका है कि जिन बच्चों को जिस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है, समझने में दिक्कत आती है, तो वो बच्चे कमेंट बॉक्स के द्वारा जो है वो मुझे मैसेज कर देते हैं कि सर ये डिजीज जो है वो हमें करवा दीजिए। जैसे अगर हम बात करें, इससे पहले 2 डिजीज हुई थी हमारे पास में, एक हुआ था इन्वेंट्री और एक हुआ था हमारे पास में जीटीपीएल गायनिक का जो है वो हमारे पास में टॉपिक था, और इन्वेंट्री जो है वो हमारे पास में मैनेजमेंट का टॉपिक था। तो बच्चों को जो है वो इनमें दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने कमेंट में जो है वो काफी बार कहा कि सर ये करवा दो, ये टॉपिक करवा दो, ये टॉपिक करवा दो, तो मैंने उस टॉपिक को जो है वो करवा दिया है। तो जो टॉपिक सबसे ज्यादा टफ है, जिसको समझने में दिक्कत आती है, उसका जो है वो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा जो है वो बता सकते हो, उसको हम ले लेंगे। हाँ, इतना जरूर देख लेना कि वो कहीं पहले टॉपिक कंप्लीट तो नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको यूट्यूब चैनल में जाना है, वहां पे सीधा जो है वो चैनल में जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में बुलेट सीरीज होगा, वहां पे क्लिक करोगे तो आपको अपना पसंदीदा टॉपिक जो है वो मिल जाएगा। अगर वहां पे वो टॉपिक नहीं है, देन आप जो है वो आप मैसेज कर सकते हो, एज सुन एज पॉसिबल उसको जो है वो हम यहाँ पे कंप्लीट करवा देंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से हम जो है वो बुलेट सीरीज में आपके कमेंट के द्वारा, और जो हमारे पास में 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट थी, वहां से हम टॉपिक लेते हैं और उसको जो है वो डिस्कशन में करते हैं। टॉपिक होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का चलेगा, नो डाउट, हो चाहे गायनिक का हो, चाहे पीडिया का हो, चाहे वो एमएसएन का हो, चाहे वो फंडामेंटल का हो, हम उसको यहाँ पे जो है वो कंप्लीट करेंगे। बल्कि कंप्लीट नहीं, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, देर ना करते हुए आज के टॉपिक पे। आज रहेगा दोस्तों हमारे पास में सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्वेश्चन आंसर की बात करें कि सीओपीडी से जो है वो हमारे पास में कौन कौन सी क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो दोस्तों सीओपीडी एक ऐसी डिजीज है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जहां से इंट्रोडक्शन से लेके लास्ट मैनेजमेंट तक जो है वो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, इंट्रोडक्शन में ही पूछ लेते हैं कि सीओपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। इवन ये क्वेश्चन भी जो है वो कम से कम 10 से 15 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ। आप सोचो, एक सिंपल क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया, सीओपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ऑलमोस्ट जिन बच्चों ने अगर सीओपीडी शुरुआत की है, वो इसकी फुल फॉर्म जो है वो बहुत आसानी से जो है वो बता सकते हैं। तो एक तो जो है हमारे पास में इसके इंट्रोडक्शन से आ जाता है। डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है कि सीओपीडी जो है वो 2 डिजीज से मिलकर जो है बनी हुई होती है, एक होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एक होता है एम्फाइसीमा। ठीक है, तो कई बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है कि सीओपीडी के अंदर कौन कौन सी डिजीज या कौन कौन से जो है वो कंडीशन इंक्लूड होते हैं। ठीक है, उसमें अलग अलग ऑप्शन देते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एम्फाइमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस प्लूरेसी, या एम्फाइसीमा एम्फाइमा। इस तरीके से ऑब्जेक्ट जो है वो 4 बना देते हैं और फिर उसके बारे में जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि
सीओपीडी के अंदर जो है वो हमारे पास में दो कंडीशन आती है, एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एक एम्फाइसीमा। तो डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ गए, देन उसकी ईटियोलॉजी पे क्वेश्चन आते हैं, और इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा होता है सीओपीडी का, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम आया है। फिर गोल्ड स्टैंडर्ड के बाद जो पीएफटी हम करवाते हैं उसमें क्या रेशियो देखते हैं, FRV प्लस FRV1 जो है वो हम रेशियो देखते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि ये एक्चुअली रेशियो जो है वो कैसे चेक करते हैं, तो आज इसको भी जो हो हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आते हैं। सीओपीडी के अंदर जो हो बेसिकली CO2 जो हो वो रिटेंशन होता है, तो ऑक्सीजन जो है फ्लो रेट कौन से रेट पे लगाई जाती है, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है इससे निकल के आते हैं। 1 बाय 1 करके इनको जो है वो शॉर्ट आउट करेंगे और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से फिनिश करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन। पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन उसके बाद उसकी जो है वो डेफिनेशन हम कंप्लीट करेंगे। इंट्रोडक्शन की बात करें तो सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, वो एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव लंग डिजीज होती है जिसके अंदर श्वास लेना जो है वो डिफिकल्ट होता है, यानी कि जिस क्लाइंट को सीओपीडी है उसको श्वास लेने में जो है बड़ी दिक्कत आती है। एक्चुअली होता क्या है कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास में ब्रोंकाई है, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, प्लस जो एल्विलाई है वो एक्सेसिव डायलेशन हो जाती है, तो CO2 उनके अंदर जमा रह जाती है, और जो हमारे पास में ब्रोंकाई है उसमें इन्फ्लामेशन होता है। तो ये दो कंडीशन हो गई, यानी कि वो कहते हैं ना कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका, वो वाली चीजें हो जाती है, तो इसकी वजह से जो है वो दिक्कत आती है। तो देखो सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रोनिक का मतलब होता है दोस्तों कोई भी चीज अगर लगातार चल रही है इसको हम बोलते हैं क्रोनिक। दो चीजें होती है, एक होता है एक्यूट, एक्यूट होता है कुछ समय के लिए, और क्रोनिक होता है हमारे पास में लंबे समय के लिए। ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है दोस्तों अवरोध, रुकावट, ठीक है, इसका मतलब हो गया रुकावट। पल्मोनरी का मतलब हो गया दोस्तों हमारे पास में लंग्स, जिसको हम कहते हैं दोस्तों फेफड़े, ठीक है, और डिजीज का मतलब हो गया दोस्तों हमारे पास में बीमारी, ठीक है, यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है वो फेफड़ों की एक बीमारी है जिसमें जो है वो लंबे समय तक जो है वो रुकावट होती है, इसको हम कहते हैं सीओपीडी। तो सीओपीडी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज इज ए क्रोनिक, क्रोनिक मतलब लंबे समय तक है, प्रोग्रेसिव लंग डिजीज है दैट मेक इट हार्ड टू ब्रीथ, जिसके अंदर क्या होता है कि सांस लेना जो है वो मुश्किल हो जाता है, या क्लाइंट जो है मुश्किल से सांस ले पाता है। इट इंक्लूड, इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस का मतलब हो गया इन्फ्लामेशन इन द ब्रोंकाई, और क्रोनिक का मतलब हो गया लंबे समय तक, यानी कि ब्रोंकाई के अंदर जो है वो लंबे समय तक इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसको हम बोलते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो इसके अंदर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा, ठीक है, एम्फाइसीमा में होता है जो हमारे पास में एल्वुलाई है उसका एक्सेसिव डायलेशन होता है, उसको हम बोलते हैं एम्फाइसीमा। तो इसके अंदर दो चीज इंक्लूड है, तो ये चीज ध्यान रखना, एक होता है इसके अंदर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और सेकंड होता है एम्फाइसीमा, ये दोनों मिलके जो है वो हमारे पास में क्या बनाते हैं, सीओपीडी बनाते हैं। एंड इट इज नॉट फुल्ली रिवर्सिबल, और ये जो है वो फुल्ली रिवर्सिबल नहीं है। एक होता है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि कोई भी चीज हो गई है वो वापस से अपनी पूर्ण कंडीशन में नहीं आती है, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। और रिवर्सिबल का मतलब होता है कि कोई भी कंडीशन जो हो वो वर्स्ट होगी, खराब होगी, उसके बाद वापस से जो होगा ट्रीट करोगे तो वो ठीक हो जाएगी। तो ये नॉट फुल्ली रिवर्सिबल है, यानी कि एक बार कंडीशन खराब होने के बाद जो है वो वापस रिकवर हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार वो रिकवर हो ही जाए, ठीक है, तो ये जो है फुल्ली रिवर्सिबल नहीं है। क्लियर। अब आ जाते हैं हम हमारे पास में डेफिनेशन पे। इंट्रोडक्शन हो गया तो डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो डेफिनेशन ले लेते हैं। सीओपीडी इज द प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय persistent respiratory symptoms and airflow limitation due to airway or alveolar abnormality usually caused by significant exposure of nitrous particles or gases, ठीक है, यानी कि सीओपीडी इज द प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल डिजीज। सीओपीडी जो है वो एक प्रिवेंटेबल बचाव वाली और ट्रीटेबल यानी कि ठीक होने वाली जो है वो डिजीज है। कैरेक्टराइज बाय, इसके अंदर क्या होता है, परसिस्टेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि लगातार जो है वो हमारे पास में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आते हैं। एंड एयर फ्लो लिमिटेशन, एयर फ्लो लिमिटेशन हो जाता है, यानी कि जितनी सांस हम लेना चाहते हैं उतनी नहीं ले पाते हैं, एयर फ्लो का लिमिटेशन हो जाता है ड्यू टू किसकी वजह से, एयरवे और एल्वुलर एबनॉर्मलिटी, एयरवे की वजह से और एल्वुलर एबनॉर्मलिटी की वजह से। तो आपको बताइए एयरवे की एबनॉर्मलिटी क्या हो जाता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, और एल्वुलर एबनॉर्मलिटी क्या हो जाता है हमारे पास में, एम्फाइसीमा, ठीक है। एंड यूजुअली कॉज्ड बाय सिग्निफिकेंट एक्सपोजर ऑफ नाइट्रस पार्टिकल्स और गैसेज, जो बेसिकली जो है वो किसकी वजह से होता है, या तो नाइट्रस
पार्टिकल्स की वजह से या जो अदर हार्मफुल गैसेज है उसकी वजह से जो है वो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, COPD। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में बात करें, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बात करें, तो सिंपल भाषा में बात करें कि COPD जो है वो एक प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल डिजीज है, जिसके अंदर हमारे पास में जो है वो एयर फ्लो लिमिटेशन हो जाता है। और वो किसकी वजह से होता है, दो डिजीज की वजह से, एक होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एक होता है हमारे पास में एम्फाइसीमा, जिसकी वजह से जो है वो हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, जिसको हम कहते हैं COPD। ठीक है, तो दोनों इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन को मिला के आपके पास में जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है और एम्फाइसीमा क्या होता है। बार बार हम इस चीज को जिक्र कर रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो एम्फाइसीमा होता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है, तो दोनों को जो हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो दोस्तों क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है, नाम से पता चल गया। ब्रोंकाइटिस का मतलब हो गया इन्फ्लामेशन इन द ब्रोंकाई, और क्रोनिक का मतलब क्या हो गया दोस्तों, लंबे समय तक, यानी कि ब्रोंकाई के अंदर अगर लंबे समय तक जो है वो इन्फ्लामेशन है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। और वो कब तक होता है दोस्तों, इसके अंदर होता है कि एटलीस्ट जो है वो कम से कम, ठीक है ना, एक बार ब्रोंकाइटिस हुआ वो 3 महीने के लिए होना चाहिए और साल में कम से कम जो है वो 2 बार होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो हो जानी चाहिए, जिसको हम कहते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। आप देखो, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन, भाई क्रोनिक है मतलब लॉन्ग टर्म हो गया, तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज ए लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई। ठीक है, यानी कि एयरवे इन द लंग्स लीडिंग टू परसिस्टेंट कफ विथ म्यूकस फॉर एटलीस्ट 3 मंथ इन ए ईयर फॉर 2 कंज्यूकेटिव ईयर। देखो थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत आ रही होगी, मैं पहले बेसिक बताता हूं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक का मतलब हो गया लंबे समय तक, और ब्रोंकाइटिस को का मतलब इन्फ्लामेशन इन द ब्रोंकाई, यानी कि लंबे समय तक जो है वो ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन की जो है वो प्रोसेस है, और इसके अंदर परसिस्टेंट कफ रहता है विथ म्यूकस, यानी कि म्यूकस के साथ में जो है वो कफ रहता है। और वो कब रहता है, वो कम से कम, यानी कि जैसे एक बार कफ हुआ तो वो 3 महीने के लिए जो है वो लगातार चलेगा। ठीक है, और साल में कम से कम 2 बार तो होगा ही होगा। ठीक है, और 2 साल तक होगा। ठीक है, यानी कि एक साल के अंदर जो है वो कम से कम 2 या 2 से अधिक बार जो है वो हमारे पास में कफिंग की प्रॉब्लम आएगी। 3 महीने से ज्यादा एक बार जब कफिंग की स्टार्ट हो गया तो कम से कम 3 महीने रहेगी, साल में कम से कम 2 बार आएगी और 2 साल तक रहेगी, उसको हम कहते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, आगे चीज समझ में। अगर इससे कम में रहती है तो फिर हम उसको एक्यूट ब्रोंकाइटिस की कैटेगरी के अंदर जो है वो डालेंगे। सेकंड चीज होगी दोस्तों एम्फाइसीमा। यहां पे भी ध्यान रखना दोस्तों, एम्फाइसीमा या हमारे पास में एम्फाइमा, दोनों को जो है वो अलग अलग लेते हैं। एम्फाइसीमा इज द कंडीशन वेयर द एल्विलाई, यानी कि एयर सैक इन द लंग्स आर डैमेज लीडिंग टू डिक्रीज सरफेस एरिया फॉर गैसेज एक्सचेंज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है, तो देखो एक चीज होती है हमारे पास में एम्फाइसीमा और एक होता है एम्फाइमा, एक होता है हमारे पास में एम्फाइमा। एम्फाइमा का मतलब होता है दोस्तों बेसिकली पस फॉर्मेशन। क्या हो गया दोस्तों, पस फॉर्मेशन। और एम्फाइसीमा का मतलब हो गया जैसे ये हमारे पास में जो हो ब्रोंकाई है, देन उसके बाद यहाँ पे जो हो छोटी छोटी एल्विलाई है। ठीक है, ये हमारे पास में छोटी छोटी जो है वो एल्विलाई है। और इस एम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये जो एल्विलाई है ये एक्सेसिव डायलेशन हो जाता है, इनका जो है वो डायलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके अंदर जो है वो CO2 जो है वो पड़ी होती है, CO2 का जो है वो रिटेंशन होने लग जाता है, और CO2 इसके अंदर जो है वो एक्यूमुलेशन हो जाती है, तो फिर उसके बाद में जो गैस का एक्सचेंज है, ठीक है, वो नहीं हो पाता है, यानी कि जो गैस का एक्सचेंज है वो नहीं हो पाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, एम्फाइसीमा कहते हैं। ठीक है, तो एम्फाइसीमा जो है वो कंडीशन है जिसके अंदर बेसिकली जो है हमारे पास में क्या होता है, एल्विलाई यानी कि जो एयर शेक है वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से लंग सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है और एक्सचेंज होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। तो ये दोनों कंडीशन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा, ये दोनों मिलके जो है वो क्या बनाते हैं दोस्तों, हमारे पास में COPD बनाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कोजेज एंड रिस्क फैक्टर, यानी कि COPD का जो है वो क्या क्या कोजेज हो सकते हैं और कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं। कोजेज का मतलब हो गया डायरेक्टली जो है वो जिसको कोज करता है, भाई इसकी वजह से COPD होता है। रिस्क फैक्टर का मतलब हो गया कि डायरेक्ट उस डिजीज को जो है वो कोज नहीं करते, लेकिन उसकी वजह से वो डिजीज को जो है वो बढ़ावा मिलता है। तो सबसे पहले हम जो है वो मेजर कोजेज के बारे में डिस्कस कर लेंगे, देन उसके बाद माइनर कोजेज के बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है,
तो मेजर कॉजेज की बात करें, सबसे पहला आ गया दोस्तों स्मोकिंग, और ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है, और ये एग्जाम में काफी बार जो है वो क्वेश्चन भी जो है वो पूछा गया है। यानी कि स्मोकिंग का जो है, या हम कहें कि सीओपीडी का जो है मेन कॉज क्या होता है, स्मोकिंग होता है, ठीक है, और सबसे मेन कॉज जो है वो यही होता है। सेकेंड आता है हमारे पास में एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट, ठीक है ना, खास तौर से एनवायरनमेंट में अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो या ऐसी जगह पे जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन हो, तो उन लोगों को सीओपीडी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या फैक्ट्री वर्कर्स जहाँ पे एयर पोल्यूशन की शिकायत सबसे ज़्यादा होती है, उनको जो है वो सीओपीडी होता है। देन ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू डस्ट एंड केमिकल, जो मैंने जस्ट अभी, जैसे कुछ लोग जो है वो रबर फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ जो है वो पेंट फैक्ट्री, ठीक है ना, ऑयल पेंट या पेंट वाले जो है वहां पे उनको सीओपीडी जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है इंडोर एयर पोल्यूशन। इंडोर एयर पोल्यूशन का मतलब होगा जैसे बायोमेस फ्यूल, स्पेशली इन रूरल एरिया, जो गांव के लोग होते हैं वो पराली जलाते रहते हैं, या जो भी हमारे पास में जो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, जो भी मतलब धान निकालने के बाद जो चीजें होगी, तो उसको जो है उनमें भी ये सीओपीडी होता है। नेक्स्ट जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिंग का मतलब हो गया है कि जैसे हमारे पास में जो है वो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो हमारे पास में एब्सेंट रहेगा, तो उन लोगों में सीओपीडी होने की संभावना जो है वो ज्यादा होती है। और ये भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना, कि कौन से जो है वो हमारे पास में ट्रिप्सिन या कौन सी ट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो हमारे पास में सीओपीडी के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की अगर डेफिशिएंसी होगी तो उसमें हमारे पास में सीओपीडी के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो स्मोकिंग, और यहाँ पे पूरे में मैंने आपको दो चीजें बताई, एक स्मोकिंग जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है, और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से भी जो है वो हमारे पास में सीओपीडी के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन सेकंड आता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर इन द सेंस कि ये डायरेक्टली जो है वो डिजीज को कोज नहीं करते हैं, लेकिन ये बढ़ावा दे देते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल पहला ऑप्शन है एज। एज मतलब अगर 40 साल से ऊपर के लोगों का है तो सीओपीडी होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 40 साल से ऊपर के हो गए तो उनको सीओपीडी होगा। हाँ, ये जरूरी है कि अगर आपकी एज बढ़ जाती है तो फिर सीओपीडी होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो एज जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे सीओपीडी के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। देन उसके बाद मेल जेंडर। मेल के अंदर जो है वो सीओपीडी की संभावना ज्यादा होती है देन कंपेयर टू फीमेल्स, ठीक है। देन लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। अब जिनके पास पैसे नहीं है तो सीओपीडी का क्या लिंक है, एक्चुअली जिनके पास लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है तो फिर वो ऐसे ही पोल्यूटेड एरिया में रहेंगे, ठीक है, झुग्गी झोपड़ी है उसके पास रहेंगे, या जिनका लो स्टेटस कम है तो फिर वो ऐसे ही फैक्ट्री वर्कर में या फैक्ट्री के आसपास रह जाएंगे, तो उसकी वजह से भी जो है वो सीओपीडी चल जाती है। देन रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इन चाइल्डहुड। कोई ऐसा बच्चा है जिसको बार बार जो है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कहते हैं ना कि यार इसको तो हर साल में जो है वो एक बार तो जो है वो निमोनिया बन ही जाता है, या इसको जो है वो एक बार तो जो है ब्रोंकाइटिस हो ही जाता है। यानी कि वो बच्चे जिनको बचपन के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा बार बार जो है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स आती है, तो उन बच्चों में आगे चल के जो है वो सीओपीडी होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। ये हमारे पास में कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो कि सीओपीडी को जो है वो बढ़ावा देते हैं। देन उसके बाद आ गया हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी जो वो बिल्कुल इसकी सिंपल है, ठीक है। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पैथोफिजियोलॉजी मतलब पैथो का मतलब हो गया डिजीज, फिजियो का मतलब फंक्शनली, और लॉजी का मतलब हो गया हमारे पास में डिजीज, ठीक है। यानी कि पैथोफिजियोलॉजी स्टेप बाय स्टेप वो डिजीज हमारे पास में कैसे हो रही है उसको हम कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सीओपीडी कैसे होता है उसको हम ले लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, क्रोनिक एक्सपोजर टू इरिटेंट, यानी कि जो हमारे पास में इरिटेंट है, इरिटेंट कौन से हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल हो गए, स्मोक हो गया है, या फिर जो हमारे पास में केमिकल वाली चीजें जो है जो जिसको हम इनहेल करते हैं, मतलब कुल मिला के जो एयर पोल्यूशन वाली चीजें हैं उसको हम कहते हैं इरिटेंट, ठीक है। यानी कि क्रोनिक एक्सपोजर टू इरिटेंट, ऐसी वाली धुआं वाली स्मोक वाली जगह जो है बार बार हम एक्सपोजर लेते हैं, स्मोकिंग में भी तो वही होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से बार बार जो है वो हमारे पास में इरिटेंट या स्मोक या डस्ट पार्टिकल अंदर जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, इन्फ्लामेशन ऑफ एयर लाइनिंग, यानी कि जो इनर लेयर है हमारे पास में लंग्स की, वहां पे जो है वो इन्फ्लामेशन हो जाएगा। अब इन्फ्लामेशन होता है तो आपको पता है इन्फ्लामेशन के अंदर जो है हमारे पास में 5 कैटेगरी, ऑलरेडी मैंने इन्फ्लामेशन को जो है वो बता रखा है, ठीक है, ट्यूबर, कोबर, रोबर, ये सारी चीजें जो है बता रखी है। तो वहां पे स्वेलिंग आएगी, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, थिकनिंग ऑफ एयर वॉल एंड म्यूकस ओवर प्रोडक्शन, ठीक है। ये हमारे पास में जो है वो एयरवे है,
यानी कि हम ब्रोंकाई कह सकते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से बार बार जो है वो इसके अंदर गैस का जो है वो एंट्री होगा या गैस का जो है वो एक्सपोजर होगा। गैस का एक्सपोजर होगा तो जिसकी वजह से क्या होगा कि अंदर वाली जो लाइनिंग है, ठीक है, अंदर वाली जो लाइनिंग है उसके अंदर जो है वो हमारे पास में क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है। इन्फ्लामेशन हो जाएगा और साथ के साथ में म्यूकस ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा। म्यूकस ओवर प्रोडक्शन इन द सेंस कि म्यूकस की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे जो क्या हुआ दोस्तों, इन्फ्लामेशन हो गया और इन्फ्लामेशन होने के बाद में म्यूकस जो है वो इंक्रीज हो गया, म्यूकस जो है वो इंक्रीज हो गया। तो ये कंडीशन होगी। सबसे पहले गैसेज बहुत ज्यादा अंदर की, अंदर होने की वजह से एयरवे की जो लाइनिंग है उसमें इन्फ्लामेशन हो गया। इन्फ्लामेशन हो गया तो उसकी थिकनेस वाल जो है वो बढ़ गई है और म्यूकस का ओवर प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, एल्वुलर डिस्ट्रक्शन, यानी कि एम्फाइसीमा, जो हमारे पास में एल्वुलाई है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज गैस एक्सचेंज। अब एल्वुलाई आपको पता है, एल्वुलाई के अंदर जो है वो गैस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। ये जैसे हमारे पास में एल्वुलाई है, ये एल्वुलाई मैंने बताया, ये एल्वुलाई है और इसके पास जो है वो हमारे पास में ब्लड वेसल्स होती है। तो यहीं पे जो है वो गैस का एक्सचेंज होता है, यानी कि O2 जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर जाएगी और जो CO2 है वापस एल्वुलाई के अंदर जो है वो आएगी। तो डिक्रीज गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और एयर ट्रैपिंग, यानी कि हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स। एयर ट्रैपिंग मैंने बताया था कि जब इसका एक्सेसिव डायलेशन हो जाता है तो CO2 जो है वो इसके अंदर ही पड़ी रहती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों एयर ट्रैपिंग। CO2 इसके अंदर ही पड़ी रहती है, वो एक्सचेंज में काम नहीं आती है, अननेसेसरी जो है वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है। अब मान के चलिए कि एक एल्वुलाई के अंदर, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एक एल्वुलाई के अंदर जो 100 ml गैस आती है, ठीक है। अब उसके अंदर ऑलरेडी CO2 50% गैस भरी हुई है, मतलब स्पेस को ऑक्यूपाई कर रखा है। तो गैस एक्सचेंज के लिए हमारे पास कितना बचा, 50 ही बचा, ठीक है। तो एयर ट्रैपिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग्स हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा दोस्तों, इंपेयर्ड ऑक्सीजन एंड CO2 एक्सचेंज। ऑफ कोर्स CO2 इसके अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। O2 जो है वो हमारे पास में ब्लड वेसल्स में नहीं जा रही है और CO2 वापस जो है वो ब्लड वेसल से एल्वुलाई में नहीं जा रही है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया क्या होता है दोस्तों, हाइपोक्सिया का मतलब हो गया डिक्रीज O2 लेवल, ठीक है, डिक्रीज O2 लेवल, ठीक है। टिश्यू के अंदर जो है वो हमारे पास में ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो जाता है, इसको बोलते हैं हाइपोक्सिया, ठीक है। एक होता है हाइपोक्सीमिया, याद रखना, हाइपोक्सीमिया। तो मिया जिसके नीचे आ जाए या मिया जिसके पीछे भी आ जाए वो होता है हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया का मतलब होगा डिक्रीज O2 इन ब्लड। ब्लड के अंदर अगर ऑक्सीजन कम हो जाए इसको बोलते हैं हाइपोक्सीमिया। जहां कहीं पे भी मिया पीछे वर्ड आ जाए, जैसे एनीमिया, थैलेसीमिया, वो होता है रिलेटेड टू ब्लड। तो हाइपोक्सीमिया हो गया डिक्रीज O2 लेवल इन ब्लड एंड हाइपोक्सिया हो गया डिक्रीज O2 लेवल इन टिश्यू। टिश्यू के अंदर जो है वो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, हाइपोक्सिया। एंड सेकेंड चीज क्या होती है दोस्तों, हाइपर कैप्निया। हाइपर का मतलब हो गया इंक्रीज, ठीक है, हाइपर का मतलब हो गया हमारे पास में इंक्रीज और कैप्निया का मतलब हो गया CO2 लेवल, ठीक है, CO2 लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारी वजह से, यानी कि गैस का जो है वो एक्सपोजर ज्यादा होगा। गैस का एक्सपोजर ज्यादा होगा, जैसे स्मोकिंग हम कर रहे हैं, गैस का एक्सपोजर होगा तो हमारे पास में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, या हम कहें कि जो हमारे पास में ब्रोंकाई है, एयरवे लाइनिंग है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो वो थिक हो जाएगी और म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। एक तो वो बड़ी हो रही है प्लस म्यूकस सेक्रेशन जो है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, एल्वुलाई डिस्ट्रैक्शन होगा और डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल होगा। एयर जो है वो वहीं पे CO2 ट्रैप्ड हो जाएगी और फाइनली जो है वो इंपेयर्ड ऑक्सीजन एंड CO2 लेवल हो जाएगा, हाइपोक्सिया, हाइपरकैप्निया हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड COPD कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में कि क्या क्या सिम्टम्स और क्या क्या चीजें आती है जो कि आगे उस चीज को जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो सबसे पहले आगे देते हैं हम सिम्टम्स को पढ़ेंगे और उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। जैसे क्रोनिक कफ रहेगा, ठीक है, अगर क्रोनिक कफ रहेगा, 1-2 दिन कफ रहता है तो नॉर्मली उसमें म्यूकस नहीं आता है, लेकिन अगर क्रोनिक कफ रहेगा तो यूजुअली विद स्पुटम, ठीक है ना, उसमें हमारे पास में स्पुटम प्रोडक्शन भी जो है वो बढ़ जाएगा। देन डिस्निया हो जाएगा। डिस्निया क्या होता है दोस्तों, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग स्पेशली इन एक्सरेशन, ठीक है, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग जो है वो हो जाएगा। देन उसके बाद विजिंग। विजिंग ऑलरेडी मैंने लंग साउंड जब बताया था तब बताया था कि जो हमारे पास में एयरवे होता है, ये मान लो नॉर्मल एयरवे है, ठीक है, यहां पे गैस आ रही है जा रही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एयरवे अगर नेरो हो जाए, ठीक है, तो नेरो हो जाए तो फिर सीटी जैसी आवाज आने लग जाएगी,
है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, विजिंग साउंड, अस्थमा में जो हो बेसिकली देखने को मिलती है, यानी कि विस्लिंग साउंड ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जब करते हैं तो सीटी जैसी आवाज आएगी, वो होता है विजिंग साउंड, और वो क्यों हुआ, नैरोइंग ऑफ एयरवे। देन उसके बाद दोस्तों फटीग होगा। ऑफ कोर्स फटीग क्यों होगा, क्योंकि टिश्यू के अंदर जो है वो हमारे पास में ऑक्सीजन लेवल जो है वो डिक्रीज हो चुका है, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो चुका है। अब O2 लेवल जो है हमारे पास में डिक्रीज है, तो ऑफ कोर्स वो टिश्यू सही तरीके से काम ही नहीं कर पाएंगे। देन उसके बाद बैरल चेस्ट। बैरल चेस्ट ऑलरेडी मैंने बताया था आपको जब फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम था, उसमें बताया था बैरल चेस्ट में क्या होता है कि ये चेस्ट नॉर्मली जो है वो ऐसे फ्लैट होता है, वो आगे की तरफ उभर जाता है, जिसको हम बोलते हैं बैरल चेस्ट। और ये बेसिकली जो है वो किसकी वजह से, ड्यू टू एयर ट्रैपिंग, जो एयर जो है वो अंदर ही ट्रैप हो जाती है, उसकी वजह से देखने को मिलता है। देन क्लम्बिंग ऑफ फिंगर्स। क्लम्बिंग ऑफ फिंगर्स का मतलब होता है जैसे आपने नॉर्मली देखा होगा, ठीक है, जैसे ये हमारे पास में जो है वो फिंगर्स है और इसका जो है वो ये नेल्स आ गया, ठीक है ना, ये जैसे हमारे पास में फिंगर्स है उसका नेल्स आ गया, वो तो हो गया नॉर्मल। लेकिन अगर ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो ये ऊपर उठ जाएगा, यानी कि जो नेल्स है, ठीक है ना, जैसे ये हमारे पास में नेल्स है वो ऊपर उठ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं क्लम्बिंग ऑफ नेल्स, उभार उठ जाएगा, वो लेट साइन होता है। और ये किसको इंडिकेटेड करता है दोस्तों, कि हमारे बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज है। नेक्स्ट होता है साइनोसिस। साइनोसिस आपको पता ही है, इन एडवांस केस में देखने को मिलता है, यानी कि इंक्रीज CO2 लेवल, CO2 लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं साइनोसिस या ब्लूइश डिस्कलरेशन। देन उसके बाद यूज ऑफ एसेसरी मसल्स, यानी कि जब हमारे पास में म्यूकस लाइनिंग जो है वो नेरो हो चुकी है, म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ चुका है, तो उसकी वजह से हमारे पास में जो है वो अदर एसेसरी मसल्स है, उनको ज्यादा काम करना पड़ता है ब्रीदिंग के टाइम पे, ठीक है। भाई कोई भी पाइप खुला हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ओपन है, तो वहां से अगर पानी डालेंगे या पानी भेजेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर वो नेरो हो गया तो मोटर पे दबाव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें बेसिकली जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डायग्नोसिस ऑफ COPD। और दोस्तों सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इसी पे पूछा गया है, ठीक है। डायग्नोसिस ऑफ COPD में बात करें तो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि COPD का गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा होता है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है दोस्तों स्पायरोमेट्री। अच्छे तरीके से जो है उसको डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी में जो हो बैठा लीजिए, COPD का गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है स्पायरोमेट्री। हर एक डिजीज का जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल HIV का पूछते हैं तो उसमें हमारे पास में जो है वेस्टर्न बोल्ट ऐसे आता है, तो कोई भी चीज का जो है वो एक पर्टिकुलर, ऐसे टाइफाइड का पूछते हैं विडाल टेस्ट आता है, ठीक है। तो कोई भी डिजीज का जो है वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। वैसे हमारे पास में COPD का जो है वो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, और वो होता है दोस्तों स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री आपने देखा होगा कि वहां पे हमारे पास में जो है वो फूंक मारने के लिए जो है बोला जाता है, जिसमें हम बेसिकली पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो है वो चेक करते हैं। इस टेस्ट के अंदर क्या चेक करते हैं दोस्तों, इसके अंदर बेसिकली हम FEV, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 एंड फोर्स्ड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का जो है वो रेशियो देखा जाता है, ठीक है। अभी दोनों को हम लेंगे, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम एंड फोर्स एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, दोनों को हम फटाफट लेंगे जल्दी। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जो है मैंने इसी बुलेट सीरीज के माध्यम से जो है वो आपको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवा रखे हैं। उसमें जो है वो रिजर्व वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, देन उसके बाद इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, ये सारी चीजें मैंने करवा रखी है, ठीक है। तो थोड़ा सा जल्दी लेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीजें हो चुकी है। तो जिस बच्चे ने PFT पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट वाली क्लास बहुत अच्छे तरीके से, तो उनको ये तुरंत समझ में आ जाएगा, और जिन्होंने नहीं ले रखी है मैं अभी भी गारंटी दे सकता हूं उनको चीज नहीं समझ में आएगी, ठीक है। ऑलरेडी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के नाम से मैंने क्लास 1 घंटे की अलग से ले रखी है, अगर उसको हम डिस्कस करेंगे तो ये डिजीज हमारे पास में बहुत लंबी और फिनिश भी नहीं हो पाएगी। तो बेसिकली हम स्पायरोमेट्री करते हैं, और स्पायरोमेट्री में हम क्या चेक करते हैं दोस्तों, स्पायरोमेट्री में हम FEV1 एंड FEC, यानी कि फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1, ठीक है। फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 का मतलब हो गया 1 सेकेंड, ठीक है, और FVC फोर्स वाइटल कैपेसिटी, इन दोनों का जो है वो रेशियो देखा जाता है। अभी पूरी चीज जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें क्या देखते हैं, फिर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। अगर ये रेशियो हमारे पास में बड़ा हुआ आता है, ठीक है, तो हम कंफर्म करते हैं कि एयर फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन कितना है, ठीक है। और FEV1, ठीक है, FEV1 जो है वो इंडिकेट करता है इसकी सीवियरिटी को, और फिर इस हिसाब से FEV1 को रेशियो के हिसाब से 70% है, 6%, 60% है, 50% है, उसी के आधार पे जो है वो हम इसको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो अब हम ले लेते हैं दोस्तों FEV1 एंड FEVC का जो है वो रेशियो, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं
कि बेसिकली जो है वो टेस्ट का नाम हो गया स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री में आपने देखा होगा कि स्पायरोमेट्री में हम जो है वो नाक को यहाँ पे बंद करवा देते हैं और मुंह के अंदर पाइप डाल के जो है उसको बोल जाता है कि जोर से जितनी सांस है वो छोड़िए, ठीक है ना, जोर से खींच के सांस छोड़िए या खींच के ले लिए। उसमें हम लंग की जो है वो सारी कैपेसिटी जो है वो चेक करते हैं, उसको हम बोलते हैं पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। तो ये वाला डायग्राम मैंने पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के अंदर जो है वो करवा चुके हैं, ठीक है। फटाफट जो है मैं बताता हूं, देन उसके बाद जो है वो इसको ले लेते हैं कि इसके अंदर हम क्या चेक करते हैं, ठीक है। तो चलें आगे। तो सबसे पहले आगे दोस्तों हमारे पास में टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? नॉर्मली जो है वो नॉर्मली हम सांस लेते हैं, नॉर्मली हम छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। इसको हम वीटी के नाम से जो है वो बेसिकली जानते हैं। टाइडल वॉल्यूम टीवी होता है, लेकिन टीवी नहीं, वीटी जो है वो लिखा जाता है। टाइडल वॉल्यूम का मतलब हो गया हमारे पास में कितना हम छोड़ रहे हैं और कितना हम ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक इमेजिनरी लाइन बना रहा हूं, ठीक है। ये लो, ऊपर वाली जो है वो हमारे पास में इंस्पायरेशन है, नीचे वाली जो है वो हमारे पास में एक्सपायरेशन है। तो नॉर्मली मैं कितनी सांस ले रहा हूं, कितनी छोड़ रहा हूं, वो हमारे पास में टाइडल वॉल्यूम होती है और ये बेसिकली जो है वो 500 ml के समथिंग जो है वो होती है। यहां तक चीज क्लियर होगी। देन उसके बाद में सेकंड चीज आती है हमारे पास में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक चीज का जहां पे जिक्र होता है उसको वॉल्यूम कहते हैं, और दो या दो से अधिक वॉल्यूम मिलके जो है वो कैपेसिटी बनाता है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। वॉल्यूम एक चीज को कहते हैं, दो या दो से अधिक वॉल्यूम मिलके जो है वो कैपेसिटी बनाएगी, ठीक है। तो यहां पे आ गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होगा इंस्पायरेटरी, सांस में खींच रहा हूं, कितना अपने अंदर तक जो है वो रख सकता हूं, उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर हो गया? थोड़ा जल्दी चलूंगा क्योंकि ये टॉपिक क्लियर हुआ है, ठीक है। सांस खींच के रखते हैं, अंदर रखते हैं, उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यहीं पे हम ले लेते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना हम सांस जो है वो छोड़ सकते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि नॉर्मली सांस हमने लिया, छोड़ा, लिया, छोड़ा, लेकिन फोर्सफुली हम कितना ले सकते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्सफुली हम कितना छोड़ सकते हैं? दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब हम जितना छोड़ना चाहें सांस छोड़ सकते हैं, उसके बाद भी कुछ एयर हमारे लंग्स के अंदर रह जाती है, उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। यानी कि हम उसको चाहे जितनी कोशिश कर दें उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये होगी वॉल्यूम। अब आ जाती है हमारे पास में कैपेसिटी। अब देखो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, हम कैपेसिटी मैंने क्या बोला? दो या दो से अधिक वॉल्यूम मिलके क्या बनाते हैं? कैपेसिटी बनाते हैं। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कौन सी होगी दोस्तों? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, जो हम नॉर्मली सांस ले रहे थे, छोड़ रहे थे, इन दोनों को मिला के जो हो बनती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्योंकि इंस्पायरेशन ही आ रहा है, टाइडल वॉल्यूम में भी हम ले तो रहे ना, इतना तो ले रहे हैं, और उसके बाद फोर्सफुली हमने कितना लिया? नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम हो गया, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने नॉर्मली लिया इतना, लेकिन उसके बाद करके और लो, तो कितना मैंने लिया? तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को मिला के हम क्या बनते हैं दोस्तों? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनाती है। उसके बाद आता है हमारे पास में फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का मतलब हो गया कि हम फोर्सफुली जितना छोड़ सकते हैं और जितना हमारे पास में बची हुई है, यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम को मिलके जो है वो हमारे पास में क्या बनता है? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। यहां तक चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट आ जाता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब क्या? लेना, फोर्सफुली अंदर लेना, ठीक है, देन फोर्सफुली छोड़ना, ये सारी चीज मिलके जो है वो हमारे पास में क्या बनाते हैं? वाइटल कैपेसिटी। यानी कि सीधे शब्दों में बात करें कि जो रेसिडुअल वॉल्यूम है जो हमारे पास में काम में नहीं आ रही है, क्योंकि वो तो बची हुई है, वो तो अंदर के अंदर बची हुई है, जो हमारे पास में काम ही नहीं है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़ के जो भी चीजें आ गई, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सारे की सारी जो है वो क्या कहलाती है? वाइटल कैपेसिटी कहलाती है, ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़ के जो है वो क्या कहलाती है? वाइटल कैपेसिटी। देन उसके बाद रेसिडुअल वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी को मिला के बनता है टोटल लंग कैपेसिटी। ऑफ कोर्स जितना भी हमारे पास में इंस्पायरेटरी, फोर्सफुली इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी, रेसिडुअल वॉल्यूम, सबको मिलके जो है वो हमारे पास में क्या बनाता है? टोटल लंग कैपेसिटी बनाता है। ये हम जो है वो बेसिकली क्या करते हैं दोस्तों? स्पायरोमेट्री में चेक करते हैं। अब बात आती है कि सीओपीडी के अंदर हम क्या चेक करते हैं? तो सीओपीडी के अंदर हम बेसिकली चेक करते हैं दोस्तों FVC, ठीक है, एंड FEV1। अब इन दोनों को जो हो मैं आपको समझाता हूं, देसी भाषा में समझाऊंगा तो शायद ज्यादा अच्छे तरीके से जो हो आपको समझ में आएगा। पहले हम ले लेते हैं दोस्तों फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी।
ठीक है। फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी का मतलब हो गया हमारे पास में कि जो हम बेसिकली जो है वो काम में ले रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि जो हमारे पास में काम आ रहे हैं, इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी जो फंक्शनल काम आ रहे हैं उसको हम बोलते हैं फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे पास में होता है दैट फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 सेकेंड के अंदर, यानी कि नॉर्मल हमारे पास में लंग्स है, ठीक है, नॉर्मल हमारे पास में लंग्स है और आपको बोला कि 1 सेकेंड के अंदर आप जो है वो श्वास छोड़िए, और कितनी श्वास आप छोड़ सकते हो, ठीक है, 1 सेकेंड के अंदर आपने सांस छोड़ दी, तो 1 सेकेंड के अंदर आपने कितनी सांस छोड़ी, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, ठीक है ना, 1 सेकेंड के अंदर। तो अगर आपके लंग्स बिल्कुल ओपन है, क्लियर है, तो कोई चीज की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मान के चलिए उनमें ऑब्स्ट्रक्शन है, ये मान लो ओपन लंग्स है, बिल्कुल खुला है, तो आप छोड़ेंगे, तो 1 सेकेंड के अंदर अप्रोक्सीमेटली जितने भी हमारे पास में, जैसे मान लो कि 100 ml जो है वो गैस थी, ठीक है, 100 ml गैस थी, आपने छोड़ी, 1 सेकेंड के अंदर आपने 80 या 90 ml गैस को बाहर निकाल दिया, तो लंग्स बिल्कुल ओके। लेकिन अगर आपके पास लंग्स नैरो है, ऐसे हो गए बिल्कुल, ठीक है, आप छोड़ोगे तो 1 सेकेंड के अंदर आप जो है वो 80 से 90% नहीं निकाल पाओगे, 100 में से आप 50 ml ही बाहर निकाल पाओगे, या 60 ml निकाल पाओगे, या हो सकता है 40 ml ही निकाल पाए, वो डिपेंड करता हमारे पास में कि लंग्स जो है वो कितने नैरो हो गए, और इसी के आधार पे जो है वो इसकी कैटेगरी बनाई गई है। ये हो गया हमारे पास में FE और FEC का जो है वो रेशियो है। क्लियर, सारी चीज क्लियर होगी, चलो वेरी गुड। आगे चलते हैं हमारे पास में कि स्पायरोमेट्री टेस्ट तो करवा दिया, और कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं जिससे हमें पता लग सके कि इस पर्सन को जो है वो COPD है। तो दोस्तों चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, ठीक है। चेस्ट एक्सरे में हमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स, ऑफ कोर्स जो हमारे पास में एयर है, ठीक है, वो अंदर ट्रैप्ड हो चुकी है, तो हाइपर इन्फ्लेटेड मिलेगा, लंग्स जो है वो बिल्कुल फैले हुए मिलेंगे, एंड फ्लैटेंड डायफ्राम। आपने देखा होगा डायफ्राम जो है वो डोम शेप्ड का होता है, इस तरीके से जो है वो डोम शेप्ड का होता है, लेकिन लंग्स अगर फैले हुए हैं तो फिर डायफ्राम जो है वो हमारे पास में इस तरीके का मिलेगा, फ्लैट डायफ्राम मिलेगा। ये तो आपको बताइए भाई डायफ्राम कैसे होता है, ऐसे तो होता है, ठीक है ना, बिल्कुल डोम शेप्ड होता है, यूं, ठीक है, इस तरीके से, ऊपर जो है वो थोरेसिक कैविटी और नीचे एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलिए लंग्स जो है वो हमारे पास में बिल्कुल इन्फ्लेटेड है, तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों CT स्कैन करवाते हैं, उसमें भी हमें जो है वो डायलेटेड लंग इमेज देखने को मिलेगी, एल्वलाई जो है वो डायलेटेड मिलेगी। ABG करते हैं, एट्रियल ब्लड गैसेज करेंगे, उसमें हमें जो है वो हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा एंड हाइपरकैप्निया, ठीक है। हाइपोक्सिया का मतलब हो गया दोस्तों हमारे पास में डिक्रीज O2 लेवल, ठीक है, डिक्रीज O2, और हाइपरकैप्निया का मतलब हो गया CO2 लेवल जो है वो इंक्रीज मिलेगा, ठीक है। तो नॉर्मल आपको पता ही है कि CO2 और O2 लेवल जो है हमारे पास में बेसिकली कितना होता है, 80 to 100 mmHg होता है, और CO2 लेवल कितना होता है, 35 से लेके 45 mmHg होता है। तो ये दोनों बड़ी हुई मिलेगी, CO2 तो जो है 45 से ज्यादा मिलेगा, और O2 जो है हमारे पास में 80 से कम मिलेगा। नेक्स्ट उसके बाद पल्स ऑक्सीमीटर चेक करेंगे, उसमें हमारे पास में ऑक्सीजन सेचुरेशन जो हो वो हम चेक करते हैं। ऑक्सीजन सेचुरेशन की बात करें तो नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 96% से अबव जो चीज होती है, ठीक है, वो हमारे पास में नॉर्मल है, यानी कि अबव कितना हो गया, 96 से लेके जो 100 तक, परसेंटेज हमेशा 100 तक ही मापी जा सकती है, तो 96 से 100 तक है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। देन उसके बाद में जो है वो हमारे पास में 90 to 96 तक होती है, वो बॉर्डर लाइन होती है। बिलो 90% हो गया, वो हमारे पास में जो है वो क्या हो गया दोस्तों, एबनॉर्मल काउंट होता है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में हमें जो है वो पोलेसाइथेमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। पोलेसाइथेमिया क्या होता है दोस्तों, पोलेसाइथेमिया बेसिकली जो होता है कि RBC जो है वो हमारे पास में इंक्रीज मिलेगी। हालांकि पोलीसाइथेमिया की जो अगर एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें तो उसमें आता है हमारे पास में इंक्रीज ब्लड सेल्स। क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स में हमारे पास में तीनों चीज आ जाती है, कौन कौन सी, RBC भी आ जाती है, WBC भी आ जाती है, और प्लेटलेट भी आ जाती है। ये तीनों हमें जो है वो बड़ी हुई मिलेगी, इंक्रीज मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं पोलेसाइथेमिया। कुछ कंडीशन या कुछ जगह हम जो है वो इंक्रीज RBC को भी कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि 99% तो जो है वो हमारे पास में RBC ही होती है, ठीक है। तो पोलीसाइथेमिया जो है वो देखने को मिलेगा। तो पहली चीज हमने क्या टेस्ट करवाया दोस्तों, स्पायरोमेट्री करवाया, जो कि सबसे अहम और इंपॉर्टेंट है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। इसके अलावा
चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं, एबीजी करवाते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर करवाते हैं, सीबीसी करवाते हैं। क्यों करवाएंगे उनका भी मैंने आपको यहां पे रीजन जो है वो दे दिया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में क्लासिफिकेशन, यानी कि जो हमने सीओपीडी को चेक किया था अब वो क्लासिफिकेशन जो है वो हम ले लेते हैं, ठीक है। और क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसके अंदर जो है वो 4 कैटेगरी हमने बांटी है, गोल्ड 1, गोल्ड 2, गोल्ड 3, गोल्ड 4, या गोल्ड की जगह आप कैटेगरी भी जो है वो लिख सकते हो, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी थर्ड एंड कैटेगरी फोर्थ, ठीक है। अब ये कैटेगरी जो है वो किस तरीके से, जो हमारे पास में FeV1 का जो रेशियो था कि 1 सेकंड के अंदर आप कितनी गैस जो है वो पास आउट कर सकते हो उसके हिसाब से, तो अगर आप 80% के समथिंग या 80% से जो है वो जहां तक कर सकते हो तो वो ये माइल्ड में आएगा, ठीक है। देन जितनी भी हमारे पास में गैस थी उसमें से आप 50 से 80 की परसेंटेज ही जो है वो आप पास आउट कर सकते हो, तो फिर वो मॉडरेट कैटेगरी में आएगा, ठीक है। देन जितनी भी हमारे पास में गैस थी उसमें से आप 1 सेकंड के अंदर 30 से 50% के बीच ही गैस को पास आउट कर सकते हो, तो ये सीवियर आ जाएगा, ठीक है। और अगर 30% से भी जो है लो है वो हमारे पास में वेरी सीवियर है, यानी कि जैसे जैसे हमारे पास में जो एयरवे है, ठीक है, एयरवे लाइनिंग है, जिस हिसाब से रहेगी उसी हिसाब से जो है वो हमारे पास में होगा, जितनी नैरो होती जाएगी उतनी ही जो है वो प्रॉब्लम आती जाएगी। ये हो गया हमारे पास में क्लासिफिकेशन, ये हमारे पास में गोल्ड क्राइटेरिया के नाम से जो जाना जाता है, और इसकी 4 जो है वो कैटेगरी बनाई गई है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। कोई भी जब हम डिजीज पढ़ते हैं तो पहले उसके हम जो है वो इंट्रोडक्शन डेफिनेशन पढ़ते हैं, देन एटियोलॉजी, देन क्लिनिकल फीचर्स, देन उसके बाद जो है वो डायग्नोस्टिक, और फाइनली हमारे पास में आ जाता है मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट हम जो है वो यहाँ पे लेते हैं सबसे पहले गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का जो है वो क्या गोल होता है, तो पहला गोल तो है हमारे पास में रिलीव सिम्टम्स, यानी कि जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उन सबको जो है वो रिलीव करना, ठीक है, उनको जो है वो खत्म करना। जो भी क्लाइंट को प्रॉब्लम आ रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उनको जो है वो रिलीव करना। देन इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऑफकोर्स, ठीक है। सीओपीडी हो गया, थोड़ा सा काम करेंगे, देन उसके बाद थक जाएंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो उसको जो है वो इंप्रूव करना। और फाइनली हमारे पास में आ जाता है प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एंड प्रोग्रेशन, यानी कि कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है और आगे डिजीज ना बढ़े, आगे डिजीज का जो हो प्रोग्रेशन ना हो, उसको जो है वो कंट्रोल करे, उसको रोके, यानी कि डिजीज को आगे बढ़ने से भी रोके प्लस कॉम्प्लिकेशन को जो है वो रिड्यूस कर सके। ये हमारे पास में 3 गोल हैं जिसको हम 1 बाय 1 करके जो है वो आगे पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आता है प्रिवेंट में हमारे पास में जो हो मेडिकेशन आ जाती है। कौन कौन सी मेडिकेशन जो है वो हम काम में लेते हैं, तो दोस्तों आपने देखा होगा बेसिकली जो है वो हम ब्रोंकियोडायलेटर ही देते हैं सीओपीडी के अंदर, ठीक है। तो ब्रोंकियोडायलेटर में कौन कौन सी चीजें वो सारी चीजों को हम यहाँ पे ले लेते हैं। सबसे पहली चीज आ गई हमारे पास में ब्रोंकियोडायलेटर। अब ब्रोंकियोडायलेटर आपको पता ही है, इसमें एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है, यानी कि वो ड्रग्स जो हमारी ब्रोंकियोस को जो है वो डायलेट करती है उसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोडायलेटर। जैसे सालबुटामोल है, इप्राट्रोपियम है, ये क्या करते हैं दोस्तों, हमारी ब्रोंकियल्स को जो है वो डायलेट कर देते हैं। आपको पता है सीओपीडी के अंदर जो है ब्रोंकियल्स ये हमारे पास में नॉर्मल है, ठीक है। ब्रोंकाई जो है किस तरीके से आ जाती है, नैरो हो जाती है, ये हमारे पास में सीओपीडी के अंदर जो है वो नैरो होगी, तो वापस से इसको जो है वो नॉर्मल कौन करता है, ब्रोंकियोडायलेटर करता है, ठीक है। तो वापस जो नैरो हो गई थी हमारे पास में एयरवे, उसको डायलेट करेंगे। देन उसके बाद जो है वो हम कोर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड। कोर्टिकोस्टेरॉइड तो बहुत सारे होते हैं, जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन है, कोर्टिसोल है, ये होते हैं, लेकिन इनहेल्ड वाले यानी कि जो हम रेस्पिरेशन के द्वारा जो है वो ले सकते हैं वो हम देते हैं। तो उसमें आ जाता है हमारे पास में बोडिनासोमाइड एंड फ्लूटिसोन। ये क्या करते हैं दोस्तों, इन्फ्लामेशन को जो है वो रिड्यूस करते हैं। कहीं पे भी इन्फ्लामेशन होता है तो हम जो है उसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। नेक्स्ट हम क्या देते हैं दोस्तों, एंटी कोलिनर्जिक देते हैं, जैसे ट्रिप्टोफैन। ये जैसे हमारे पास में जो है वो कैटेगरी थी, ये जो है वो एक तरीके से ब्रोंकियोडायलेटरी होते हैं, बट ये लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। जैसे मान लो किसी को कोई दिक्कत आ रही है, तुरंत आपने जो है वो सालबुटामोल या आपने जो है वो एस्थलीन से जो उसको नेबुलाइजेशन करवा दिया, तुरंत रिलीफ मिल गया। ये शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। एंटी कोलिनर्जिक से अगर आप करवाओगे, जैसे हमारे पास में जो है वो ट्रायोप्रियम आता है, ये लॉन्ग एक्टिंग होता है, लंबे समय तक ब्रोंकियल्स को जो है वो डायलेट रखते हैं। देन उसके बाद थियोफिलिन देते हैं, डेरिफाइलिन की टैबलेट देते हैं। ये ओरल ब्रोंकियोडायलेटर है। अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो सारे के सारे इनहेल्ड थे, ठीक है ना। इवन इस पे भी मैंने क्लास ली हुई है कि मेथड्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन से होते हैं, आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियस, इनहेल्ड, देन टॉपिकल, ये सारी चीजें बताइए। तो ये ओरल ब्रोंकियोडायलेटर होते हैं। सालबुटामोल है, इप्राट्रोपियम है या ट्रायोप्रोपियम है, ये हमारे पास में जो है वो इनहेल्ड ब्रोंकियोडायलेटर थे। लेकिन थियोफाइलिन है, डेरिफाइलिन है,
ठीक है, डॉक्सोफाइलिन है, ये कुछ टैबलेट्स फॉर्म में आते हैं। ये हमारे पास में जो है वो ओरल ब्रोंकियोडायलेटर है, लेस्ट कॉमन नाउ, यानी कि बहुत कम यूज में लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आजकल यूज में लेते हैं। अगर किसी को लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलाना है तो हम ओरल ब्रोंकियोडायलेटर भी जो है वो देते हैं। नेक्स्ट हम क्या देते हैं दोस्तों, ड्रग्स में एंटीबायोटिक देते हैं। आपको पता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है तो इन्फेक्शन तो है ही है, तो इन्फेक्शन को जो हो प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एमोक्सिसिलिन है। वैसे रेस्पिरेटरी एंटीबायोटिक के लिए हमारे पास में सबसे अच्छी आती है दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, और उसके बाद में आती है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ऑगमेंटिन, आपने सुना होगा, पिप्रासिलिन एंड टेट्राजोबैक्टम लास्ट में जो है वो आ जाता है। ये बेसिकली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को जो है वो ट्रीट करते हैं, जो है वो ठीक करते हैं। देन वैक्सीनेशन, आपने देखा होगा इन्फ्लुएंजा का जो है वो वैक्सीन लगता है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन या न्यूमोकोकल जो है वैक्सीन लगता है। ये बेसिकली हमारे पास में इन्फेक्शन को जो है वो प्रिवेंट करने का काम करता है। जिस पर्सन को, मान लो 2 पर्सन है ए एंड बी, जिसको वैक्सीनेशन हुआ है उसमें फिर रेस्पिरेटरी इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन जो है वो कम होता है देन कंपेयर टू नॉन इम्यूनाइजेशन पर्सन। तो ये कुछ मेडिकेशन है जो बेसिकली हम जो है वो सीओपीडी के क्लाइंट में जो है वो हम देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, नेक्स्ट हम क्या करते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। आपको भी पता है कि सीओपीडी को क्लाइंट के लिए हम ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो देते हैं। तो लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी जो है वो यूज में लेते हैं इफ PaO2 जो है वो लेस देन 55 mmHg होता है। आपको भी पता है कि PaO2 लेवल जो है वो नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल होता है हमारे पास में 80 to 100 mmHg, ठीक है, ये हमारे पास में जो है वो नॉर्मल वैल्यू होती है किसकी, O2 की। लेकिन अगर मान के चलिए वो हमारे पास में डिक्रीज होने लगी, 82 देन 70 आ गया, 70 to 60 आ गया, देन PO2 लेवल जो हो डिक्रीज होगी। तो अगर 55 से नीचे हो जाती है, ठीक है, तो फिर फाइनली हम उसको ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद इंप्रूव सर्वाइवल इन हाइपोक्सिक पेशेंट, ठीक है, जो भी हाइपोक्सिक पेशेंट है यानी कि जिसमें ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज है उसमें हम जो है वो O2 थेरेपी देते हैं। देन अच्छा, O2 थेरेपी में भी ध्यान रखना दोस्तों, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, लो फ्लो रेट की जो है वो ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आ गया आपने उसको 6 से 7 लीटर जो है वो ऑक्सीजन स्टार्ट कर दिया, लीटर पर मिनट स्टार्ट कर दिया, जी नहीं। सीओपीडी के क्लाइंट के लिए, ठीक है, सीओपीडी के क्लाइंट के लिए CO2 रिटेंशन से प्रिवेंट करने के लिए हम बेसिकली 2 to 3 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन ही देते हैं। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास में सीओपीडी का क्लाइंट है उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2 to 3 लीटर पर मिनट ही ऑक्सीजन लेवल जो है वो रखते हैं, यानी कि लो लेवल पे ही रखेंगे तो ही इंप्रूवमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट या नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब कोई भी मेडिकेशन न देके किसी डिजीज को हम ठीक कर रहे हैं या किसी डिजीज को जो हम रोकने से बढ़ा रहे हैं, वो आ गया नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले स्मोकिंग सिजेशन करते हैं, यानी कि सबसे इफेक्टिव स्टेप है जो भी पर्सन स्मोकिंग कर रहा है, आपको पता है स्मोकिंग की वजह से जो है वो हमारे पास में सीओपीडी हो रही है, तो सबसे पहले स्मोकिंग को जो है वो बंद करवाते हैं। देन उसके बाद पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन, पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन इन द सेंस कि उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं, ठीक है, जैसे आयाम, अनुलोम विलोम, प्राणायाम जो भी है वो सारी एक्टिविटी करवाएंगे। देन न्यूट्रिशन सपोर्ट रखेंगे एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो देंगे। ये सारा के सारे आ गए हमारे पास में नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। उसके बाद में आ जाता है सर्जिकल ऑप्शन। वैसे सर्जिकल ऑप्शन पे हम जो है वो बहुत कम जाते हैं, बट फॉर सीवियर सीओपीडी, अगर बहुत ही ज्यादा जो है वो कंडीशन बेकार हो गई है, ठीक है, सीओपीडी की, तो हम जो है वो हम किस पे जाएंगे दोस्तों, सर्जिकल पे। बेसिकली हम सीओपीडी में हम सर्जिकल मैनेजमेंट पे नहीं जाते हैं, ठीक है। अब सर्जिकल मैनेजमेंट हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 प्रोसीजर हमारे पास में, एक होता है ब्लूटोमी, नेक्स्ट होता है लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी, और तीसरा होता है लंग ट्रांसप्लांटेशन। तो सबसे हमारे पास में आ जाता है दोस्तों पहले ब्लूटोमी, ठीक है। ब्लूटोमी में हम क्या करते हैं दोस्तों कि जो एल्विलाई बढ़ चुकी है, जैसे ये हमारे पास में एल्विलाई है, ठीक है, ये एल्विलाई है और ये एल्विलाई जो है वो अननेसेसरी बढ़ चुकी है, वहां पे बुलबर बन चुका है, यानी कि एक जो है वो बिल्कुल गुब्बारा टाइप से स्ट्रक्चर बन चुकी है, तो उसको रिमूव करना ताकि जो एयर अंदर ट्रैप हो चुकी है उसको हम रोकते हैं, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों बुल्ली, ठीक है। उस बुल्ली को जो है वो रिमूव करना उसको बोलते हैं ब्लूटोमी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये हमारे पास में लंग एक्सिस है, यहाँ पे आप देखो ये बुल्ली बनी हुई है, ये देख रहे हो,
ये बुल्ली बनी हुई है, ये बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हमारे पास में CO2 का जो है वो रिटेंशन हो चुका है और जो एल्वुलाई है वो वहां पे जो है वो ट्रैप हो चुकी है। अब इसमें ऑक्सीजन या एक्सचेंज लेवल जो है वो नहीं होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उस बुल्ली को जो है वो रिमूव कर देते हैं, कट कर देते हैं, जिसको बोलते हैं बुल्लीटोमी। ठीक है, तो एक तो बुल्लीटोमी करेंगे। नेक्स्ट लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी। लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी का मतलब हो गया कि कई बार क्या होता है, जैसे ये हमारे पास में जो है वो लंग्स है, ठीक है, ये हमारे पास में लंग्स है और ये लंग्स जो है वो कोई दिक्कत आती है तो जो ऊपर वाला एरिया है बेसिकली ये वाला, ठीक है, इनमें जो है वो एयर ट्रैप हो जाती है और ये किसी काम के नहीं रहते, तो इसको पूरा रिमूव कर देना, जिसको हम बोलते हैं लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी। इसमें क्या हुआ कि ये जैसे डिजीज वाला जो है वो लंग्स आ गया, अब अगर आप इसको रहोगे तो ये आगे आगे जो है प्रोग्रेशन जो है वो करता रहेगा। इससे बेटर है कि इस लोब को जो है वो रिमूव कर दें, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी, ताकि बाकी जो हेल्दी लंग्स है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो काम कर सके। ये हमारे पास में जो है वो हेल्दी लंग्स है, तो ये हेल्दी लंग्स जो है वो अच्छे तरीके से काम कर सके, इसको हम बोलते हैं लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी। और लास्ट आ जाता है हमारे पास में लंग ट्रांसप्लांटेशन। आपको पता ही है कि जब पूरे लंग्स डैमेज ही हो जाते हैं तो उसके बाद लंग ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। हालांकि लंग ट्रांसप्लांटेशन जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस होता है। लंग ट्रांसप्लांटेशन में भी एक चीज और बताता हूँ, पूरे लंग्स जो है वो ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरा लंग्स हटा दिया और दूसरा लग दिया, ये कोई बैलून सिस्टम नहीं है। उसमें भी हम क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारे पास में लोब है, पर्टिकुलर लोब का कुछ एरिया जो है वो ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो ये 3 सर्जिकल मैनेजमेंट है जो करते हैं। अगर हमारे पास में सीवियर COPD हो गया कि अब तो इसको बचाने के लिए यही रास्ता बचा है, तो हम ये कार्य करते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों, दैट इज कॉल्ड नर्सिंग मैनेजमेंट। COPD के अंदर जो है वो नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट। असेसमेंट में आपको पता ही है दोस्तों, हम क्या करेंगे, वाइटल साइन चेक करेंगे, रेस्पिरेटरी चेक एंड ब्रीथ साउंड जो है वो चेक करेंगे। और असेस ऑक्सीजन सैचुरेशन, उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, SpO2 लेवल और हमारे पास में PO2 लेवल जो है वो देखा जाता है, PO2 और PaCO2 लेवल जो है वो देखते हैं। देन उसके बाद आता था हमारे पास में वॉच फॉर साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। क्लाइंट को जो है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं है, ये सारी चीजें हम करेंगे। यानी कि कोई भी COPD का क्लाइंट आया तो सबसे पहले हम उसमें वाइटल साइन चेक करेंगे, रेस्पिरेटरी चेक करेंगे, ब्रेथ साउंड चेक करेंगे, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखेंगे और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं है वो देखेंगे। नर्सिंग असेसमेंट कर लिया। देन उसके बाद हम डायग्नोसिस बनाएंगे। डायग्नोसिस में हमारे पास में क्या क्या बनेगा, यानी कि हमारे पास में अब हम क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे पास में आएगी। एक तो होता है दोस्तों दैट इज कॉल्ड मेडिकल डायग्नोसिस और एक होता है नर्सिंग डायग्नोसिस। इसके बारे में मैंने आपको जो है वो यहाँ पे क्लास ले रखी है, नर्सिंग प्रोसेस की बुलेट सीरीज के अंदर ले रखी है। उसमें मैंने अच्छे तरीके से बताया था कि मेडिकल डायग्नोसिस क्या होता है और नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है। फटाफट एक लाइन में मैं आपको बताना चाहूंगा। मेडिकल डायग्नोसिस होता है एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसको हम मेडिकल डायग्नोसिस कहते हैं। जैसे किसी को TB है, किसी को रीनल स्टोन है, ये हो गया मेडिकल डायग्नोसिस। अब उस डिजीज से हमारे पास में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, रीनल स्टोन है तो पेन हो सकता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकता है, इनटेक आउटपुट चेंज हो सकता है। ये हो गया हमारे पास में नर्सिंग डायग्नोसिस। तो हमारे पास में COPD आ गया, असेसमेंट हम कर लिया। अब असेसमेंट करने के बाद उसके बाद हमारे पास में क्या क्या जो हो मेन डायग्नोसिस बनेंगे, इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज। ऑफ कोर्स इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज बनेगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो एल्वुलाई और लंग्स जो है वो कोलैप्स हो चुके हैं। इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस का बनेगा, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, रिस्क फॉर इन्फेक्शन एंड नॉलेज डेफिशिएट जो है वो हमारे पास में नर्सिंग डायग्नोसिस बनेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास में इंटरप्रिटेशन, यानी कि किस तरीके से हम जो है वो इंटरवेंशन करेंगे, कार्य क्या करेंगे। इंटरवेंशन का मतलब हो गया हमें प्रॉब्लम पता चल गई है, अब उस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से जो है वो ठीक करेंगे उसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है एडमिनिस्ट्रेट मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब, यानी कि डॉक्टर ने या फिजिशियन ने जो जो मेडिकेशन दी है उनको जो है वो हम प्रॉपरली जो है वो प्रिस्क्राइब करेंगे। एंड एजुकेट अबाउट द इनहेलर टेक्निक, इनहेलेशन लेते हैं, ठीक है ना, आपने देखा होगा कि जो MDI है, ठीक है, इनहेलर है, उसको हम किस तरीके से यूज में लेंगे उसके बारे में जो है वो क्लाइंट को एजुकेट करेंगे। नेक्स्ट एनकरेज फ्लूइड इंटेक टू लूजन
सिक्रेशंस, फ्लूइड इनटेक जो है वो बढ़ाएंगे ताकि जो म्यूकस सिक्रेशंस जो है वो एक्सेसिव प्रोडक्शन हो चुका है उसको ल्यूज कर सके। उसके लिए हम जो है वो एनएस से इनहेलेशन भी करते हैं, ठीक है, नेबुलाइजेशन भी करते हैं। देन उसके बाद असिस्ट इन ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बेसिकली जो है वो प्रेशर्ड लिप ब्रीदिंग जो है वो करते हैं। ये भी एग्जाम में काफी बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। सीओपीडी में जो है वो कौन सी एक्सरसाइज जो है वो की जाती है, तो दोस्तों सीओपीडी के अंदर जो है वो प्रेशर्ड लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो की जाती है। देन उसके बाद इवेलेट हेड टू बेड फॉर ब्रीदिंग, यानी कि हम देखेंगे कि हमारे पास में हेड लेवल जो है यानी कि जो सिराना है वो किस तरीके से है, वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है ब्रीदिंग के लिए। तो उसमें हम बेसिकली जो है वो सेमी फाउलर पोजीशन जो है वो देते हैं, सेमी फाउलर जो है वो पोजीशन देते हैं, या हम कहें कि बेड को एटलीस्ट 30 डिग्री जो है वो ऊपर रखा जाता है ताकि सही तरीके से जो है वो ब्रीदिंग हो सके। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेंगे एंड प्रमोट स्मोकिंग सिजेशन, जो हमारे पास में स्मोकिंग है उसको जो है वो खत्म करेंगे। तो ये हमारे पास में नर्सिंग इंटरवेंशन है जो हम करेंगे ताकि सीओपीडी से जो है वो रिलीव मिल सके। उसके बाद आ जाता है हमारे पास में दोस्तों कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीओपीडी, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अब आपको पता ही है दोस्तों कि जब आपको हमारे पास में लंग या जो रेस्पिरेटरी एयरवे है वो ब्लॉक हो चुका है, म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ चुका है, ठीक है ना, एक्सचेंज जो है वो हमारे पास में डिक्रीज हो चुका है, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो सबसे पहली और मेन कॉम्प्लिकेशन आती है दोस्तों रेस्पिरेटरी फेलियर, और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। ऑफ कोर्स जो हमारे पास में एल्वलाई है या जो ब्रोंकाई है वो बिल्कुल जो है वो कोलैप्स हो चुकी है, तो रेस्पिरेटरी फेलियर जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये क्यों होगा दोस्तों, हाई बीपी इन लंग्स, ठीक है, यानी कि लंग्स के अंदर जो है वो बीपी बढ़ जाएगा जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का तो मतलब आपको पता ही है दोस्तों, हाइपरटेंशन का मतलब हो गया दैट इज कॉल्ड इंक्रीज बीपी। अब वो इंक्रीज बीपी अगर लंग्स के अंदर है तो उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी हाइपरटेंशन। वो अगर हमारे पास में जो है वो लेवर के अंदर होगा उसको हम बोलेंगे हेपेटिक हाइपरटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आता है हमारे पास में कोर पल्मोनल। कोर पल्मोनल क्या होगा, कोर पल्मोनल हमारे पास में एक्सेसिव फ्लूइड का एक्युमुलेशन जो है वो प्लूरल कैविटी में हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो फोर्सफुली जो है वो हमारे पास में पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट के अंदर जो है वो दबाव बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से राइट हार्ट फेलियर हो जाएगा ड्यू टू हाई लंग डिजीज। देन उसके बाद फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, ऑफ कोर्स पहले ही म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है, ऑलरेडी ब्रोंकाइटिस है, तो बार बार निमोनिया एंड ब्रोंकाइटिस जो है वो हो सकते हैं। निमोथोरेक्स, ठीक है, निमोथोरेक्स क्या होता है दोस्तों, ड्यू टू रप्चर ऑफ बुलाई, छोटी छोटी बुलाई बन गई, बुलाई इन द सेंस जो हमारे पास में एल्वुलाई थी, ठीक है, छोटे छोटे जो वो बुलबुले वाले स्ट्रक्चर थे, तो बुल्ली बन गई, वो अगर रप्चर हो जाएगी तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड निमोथोरेक्स। ये हमारे पास में लंग्स है, ये हमारे पास में जो है वो लंग्स है, ये लंग्स आ गया, ठीक है, ये लंग्स आ गया। अब थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास में जो है वो लंग्स हो गया। अब ये लंग्स के ऊपर जो है वो बाहर क्या होती है दोस्तों, कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों प्लूरल कैविटी, ठीक है। अब प्लूरल कैविटी के अंदर यहाँ पे लंग्स जो है वो डैमेज हो जाए और ऊपर जो है वो एयर प्रेजेंट हो जाए, ठीक है, एयर अगर बढ़ जाए उसको हम बोलते हैं दोस्तों निमोथोरेक्स, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, निमोथोरेक्स। अगर एयर की जगह हमारे पास में जो है वो ब्लड हो जाए, क्या दोस्तों, यहाँ पे अगर ब्लड हो जाए इसको हम बोलेंगे दोस्तों हीमोथोरेक्स, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, हीमोथोरेक्स। या यहीं पे हम ले लेते हैं सभी चीजों को, ठीक है। निमोथोरेक्स क्या कहेंगे दोस्तों, अगर हमारे पास में जो है वो प्लूरल कैविटी के अंदर जो है वो एयर आ जाती है, एयर इन प्लूरल कैविटी, तो उसको हम बोलेंगे दोस्तों निमोथोरेक्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में हीमोथोरेक्स। हीमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स क्या आ गया दोस्तों, हीमोथोरेक्स आ गया ब्लड इन प्लूरल कैविटी, ये हो गया हमारे पास में हीमोथोरेक्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों हाइड्रोथोरेक्स। हाइड्रोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स हो जाता है दोस्तों वाटर इन प्लूरल कैविटी। और लास्ट आ गया हमारे पास में चाइलोथोरेक्स। चाइलोथोरेक्स, चाइलोथोरेक्स होता है दोस्तों लिम्फ इन प्लूरल कैविटी। ये हो गया हमारे पास में अलग अलग। तो देखो इसमें हमारे पास में निमोथोरेक्स हो सकते हैं। वो निमोथोरेक्स क्यों, अगर वो बुल्ली रप्चर होगी, ये बुल्ली है और ये रप्चर होगी तो एयर जो है वो प्लूरल कैविटी के अंदर जो है वो आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं निमोथोरेक्स। और लास्ट आ जाता है हमारे पास में डिप्रेशन एंड एंजाइटी, वो होता है हमारे पास में क्रोनिक इलनेस की वजह से। क्लियर, तो ये कुछ हमारे पास में जो है वो कॉम्प्लिकेशन है जो कि सीओपीडी के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा। एडिशनल मैंने आपको चीज बता दी है, निमोथोरेक्स,
हेमोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स और चाइलोथोरेक्स, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा था, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। लास्ट आ जाता है सीओपीडी और अस्थमा में जो हो बेसिकली हमारे पास में क्या डिफरेंस है। आपने ये भी देखा है, ठीक है, कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास में सीओपीडी के अंदर भी नैरो हो रहा है और अस्थमा के अंदर, लेकिन थोड़ा सा जो है वो डिफरेंशिएट है। क्या क्या डिफरेंशिएट है उसको हम ले लेते हैं। सबसे पहले अगर हम ऑनसेट की बात करें तो बेसिकली सीओपीडी जो है वो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे होता है, लेकिन अस्थमा किसी भी एज में हो सकता है, बल्कि मैं कहूंगा कि बच्चों में अस्थमा ज्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, अस्थमा की कोई एज नहीं है, 10 साल के बच्चे को भी हो सकता है, 9 साल के बच्चे को भी हो सकता है, जबकि सीओपीडी बेसिकली जो है वो जैसे जैसे एज बढ़ती है 40-50 साल ऐसे हो जाती है तो फिर सीओपीडी होता है। कोजेज की बात करें तो कोजेज जो है बेसिकली लगभग जो है वो सेम होते हैं, लेकिन सीओपीडी में मेन कोजेज होता है स्मोकिंग, ठीक है, और पोल्यूशन, जबकि अस्थमा के अंदर एलर्जिक एंड जेनेटिक कंडीशन होती है। माता पिता को अगर अस्थमा है तो बच्चे में अस्थमा होने की संभावना जो है वो डबल हो जाती है। और एलर्जिक अस्थमा आपने सुना ही होगा जो बच्चों में देखने को मिलता है। अब बच्चे स्मोकिंग तो बेसिकली कम करते हैं, ठीक है, तो वो तो रीजन नहीं हो पाता। नेक्स्ट रिवर्सिबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी इन द सेंस कि कोई भी डिजीज हो गई वापस से वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, उसको बोलते हैं रिवर्सिबल, ठीक है। तो सीओपीडी नॉट फुल्ली रिवर्सिबल, ठीक है, अगर सीओपीडी हो गया तो 100% नहीं है कि वापस वो क्लाइंट जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, हो सकता है उसको सीओपीडी रह ही जाए, ठीक है, तो नॉट फुल्ली रिवर्सिबल। जबकि अस्थमा क्या होता है कि अस्थमा हो गया देन आपने मेडिकेशन ली, अस्थमा वापस से जो है वो ठीक हो सकता है। सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स इसमें जो है वो परसिस्टेंट रहते हैं, लगातार रहते हैं, जबकि इसके अंदर एपिसोडिक होते हैं। एपिसोडिक मतलब कोई भी एलर्जी हुई, सुबह के टाइम हुआ, शाम के टाइम हुआ, इस तरीके से, ठीक है। नाइट सिम्टम्स की बात करें तो ये बिल्कुल रेयर होते हैं, जबकि अस्थमा जो है वो नाइट के अंदर या स्पेशली सुबह के अंदर जो है बहुत ज्यादा कॉमन होता है। तो ये दोनों के अंदर सीओपीडी और अस्थमा के बीच में जो है मैंने आपको डिफरेंशिएट बता दिए हैं। क्लियर है? तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज की क्लास को हम यहीं पे जो है वो समाप्त करते हैं। क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन दोस्तों क्लास लंबी हो या छोटी हो, मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो होती है हमारे पास में कि हमारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। आई होप आपको सीओपीडी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।